देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। मैम। अच्छा अच्छा, देखो हम लोग अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चंस जो है मैंने इस पीडीएफ से करवाया था, पीडीएफ शेयर कर देंगे आज एक बार। तो और इसमें और भी दो क्वेश्चन है, वो दो क्वेश्चन करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, ये 65 तक कर लिया था आई थिंक। देखना पड़ेगा कहाँ तक किया था, 65 या 64, 64 तक किया था, ठीक है। अभी हम लोग 64 ऑफ द हाँ 64, 65 से स्टार्ट करेंगे, चलो। अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, क्वेश्चन नंबर 65 में, सी लिमिटेड ऑफर्ड फॉर इशू ऑफ 3 lakh इक्विटी शेयर ऑफ 10 each. The issue was partially underwritten by M, N and O as follows. बोल रहे हैं कि सी लिमिटेड जो है उन्होंने 3 लाख इक्विटी शेयर्स जो है इशू करने का सोचा है, 10 रुपीज वाला, ठीक है। और इसके साथ साथ बोल रहा है कि अपॉइंट किया गया अंडर राइटर एम, एन और ओ को। एम 40% रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, एन 30% और ओ 20%। तो ये कितना हो जा रहा है, 40 और 30, 70 और 20, 90%। मतलब 10% जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कंपनी का होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अंडर राइटर मिला के तो 100% कवर अप नहीं हो रहा है। एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 2 लाख 40, 2 लाख 40 का एप्लीकेशन आ गया, ऑफ विच मार्क्ड एप्लीकेशन वेयर एज फॉलोज। मार्क्ड इतना इतना है। देयर वॉज नो फर्म अंडर राइटिंग, कोई भी फर्म अंडर राइटिंग इस केस में नहीं है, ये वाले क्वेश्चन में। मतलब फर्म अंडर राइटिंग का मतलब है कि कोई भी अंडर राइटर अपने से, मतलब अपने इच्छा से कोई भी शेयर्स नहीं खरीदने वाला। अगर नहीं बिकवा पाया, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ है, तभी वो लोग जो है शेयर खरीदेगा। कंप्यूट द लाइबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर, हमें अंडर राइटर का लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला। डिटरमाइन हाउ मेनी शेयर्स रिमेन अनइशूड, हमें ये भी बताना है कितने शेयर्स अनइशूड रह गए, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग फर्स्ट वाला जो है आंसर वो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर। पर्टिकुलर्स अंडर राइटर एम एन ओ, ग्रॉस लाइबिलिटी। 40%, 40% किस चीज का होता है, टोटल ऑफ शेयर इशूड का, ठीक है। 3 लाख का 40% यानी 1,20,000। 3 लाख का 30% यानी 90,000। 3 लाख का 20% यानी 60,000। लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, यहाँ तो कोई फर्म वाला है नहीं। मार्क्ड एप्लीकेशन है 1,05,678,000। 50,000 लेस कर देते हैं। गुड इवनिंग रवि। गुड इवनिंग रवि। अच्छा तब देखो नेट लाइबिलिटी
नेट लाइबिलिटी कितना आ रहा है? माइनस करके चेक करते हैं। 14,000, 14,400, 12,000 और 10,000 है 12,000 और 10,000। ठीक है, ये नेट लाइबिलिटी कैलकुलेट होके आ गया, जो हमारे पहले पॉइंट का आंसर बन जाता है, यानी कि कंप्यूट द लाइबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर। तो अंडर राइटर का लाइबिलिटी वैसे तो टोटल, अब बोला नहीं कि नेट बताओ कि ग्रॉस। ग्रॉस तो ये है, लेकिन अभी भी कितना बचा? 14,400। मतलब बेसिकली नेट लाइबिलिटी पूछ रहा है कि कितना कितना है। नेट लाइबिलिटी पूछ रहा है कि कितना कितना है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट पूछा है डिटरमाइन, एक मिनट क्या हो रहा है। अच्छा, ठीक है, अब देखो क्या बोला है। डिटरमाइन हाउ मेनी शेयर्स रिमेन अनइश्यूड। कितना शेयर्स अनइश्यूड है? एक सेकंड, खुद ब खुद एक मिनट रुको, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। तुम लोग को भी आवाज आ रहा है? ম্যাডাম একটা আওয়াজ আছে। আমি বুঝতে পারছি না কিটা হচ্ছে। আচ্ছা দেখি, এই দেখো ম্যাম আপনার ইয়ের মধ্যে কোনো ইলেকট্রিক লিক হয়ে গেছে, প্লিজ একটু ওয়ার্নিং ফর মি। লুজ, দাঁড়াও বুঝতে পারছি না কি প্রবলেম হচ্ছে। কানেকশন লুজ হচ্ছে। देखते हैं और आगे होता है कि नहीं। তো আমার তো হাত দিয়ে কিছু টাচ হচ্ছেই না, মাঝে মাঝে এটা লুজ হয়ে গেলে হয়, কিন্তু কোনো আওয়াজই পাচ্ছি না। লুজ হওয়ার মতো কিছু বুঝতেই পারছি না। अच्छा, लिखते हैं कि कितना सारा शेयर अनइशूड है, ये पूछ रहा है। शेयर्स रिमेन अनइशूड। ठीक है, ये बताना है कि कितने शेयर्स अनइशूड है। वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? अनइशूड अमाउंट कितना है, देखो 3 लाख जो है टोटल शेयर इशू करने का कंपनी ने सोचा था, लेकिन एप्लीकेशन अगर 2,40,000 का आया है, ठीक है, एप्लीकेशन 2,40,000 का आया है, जिसमें से बताया गया है कि मार्क्ड एप्लीकेशन इतना 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 है। मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब जो अंडर राइटर ने खुद बेच दिया है, ठीक है, मतलब खुद बेचा है, वो होता है अंडर मार्क्ड एप्लीकेशन। अब इसका टोटल देखते हैं। देखो टोटल कितना हुआ, प्लस 7,000। 7,000 ना, 23,600 अब 2,33,600। ये देखो 2,40,000 मतलब कैसे समझना पड़ेगा। देखो टोटल जो है इतना ম্যাম 2,40,000 60,000 থেকে বাদ হবে তো এটা 36,400 টা দিয়ে আছে 23,600। হ্যাঁ 23,600 ওইভাবেই है। ये देखो 2,40,000 क्या हुआ है? एप्लीकेशन वेयर रिसिव्ड, मतलब क्या हुआ है? सब्सक्राइब, ठीक है, लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया होगा तभी तो एप्लीकेशन का पैसा आया। तो जिसमें से अंडर राइटर के थ्रू से इतना आया, ठीक है, 2,33,600, ठीक है, अंडर राइटर के थ्रू से इतना आया। और अंडर राइटर का यहाँ पर अगर देखोगे तो नेट लाइबिलिटी इतना है। मतलब इसको कैसे करना है हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। देखो
टोटल इशूड शेयर कितना है 3 लाख। कंपनी चाहती है कि 3 लाख शेयर सब्सक्राइब करवा दे, इसीलिए उन्होंने अंडर राइटर को अपॉइंट कर लिया है, ठीक है। अब उसमें से 2,40,000 जो है, ठीक है, इसमें से 2,40,000 जो है वो एप्लीकेशन का एप्लीकेशन जो है रिसीव हो चुका है, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव तो हुआ है, लेकिन अंडर राइटर का जो लाइबिलिटी था ना, क्योंकि मार्क्ड एप्लीकेशन कितना कितना गया है, मार्क्ड एप्लीकेशन जो है इनके लाइबिलिटी को एट पर नहीं कर रहा है। मार्क्ड एप्लीकेशन जो है 1,20,000, लेकिन एम ने सिर्फ 1,05,600 जो है सेल करवा दिया है, मतलब एम का अभी भी लाइबिलिटी कितना बच रहा है 14,400, ठीक है। तो हम लोग को इनका लाइबिलिटी भी लेस करना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा कि कितना सारा अनइशूड है, ठीक है। क्योंकि 2,40,000 में सारा सब्सक्राइब नहीं हुआ है ना, 2,40,000, ये देखो 3 लाख में से, यहाँ पर हम लोग ऐसे करेंगे, 3 लाख में से 2,40,000 ये हम लोग का, ये हम लोग का क्या हो गया, अगर एक बार ग्रॉस में चेक करें तो ये देखो 3 लाख में से 2,40,000 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, तो अनइशूड 60,000 हो रहा है ना। पब्लिक में अनइशूड 60,000 हो रहा है, लेकिन अनइशूड, इसका मतलब अनइशूड जब हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो हम लोग ये निकाल रहे हैं कि कितना सारा शेयर्स अभी तक जो है इशू नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखो 2,40,000 जो है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, 2,40,000 में इनका मार्क्ड एप्लीकेशन के अलावा भी तो इंक्लूडेड है, और इनका लाइबिलिटी देखो कितना कितना है, 14,400 प्लस 12,000 प्लस 10,000, ठीक है। तो ये हो गया अंडर राइटर्स का 36,400 का नेट लाइबिलिटी। मतलब ये 60,000 जो है ये तो अनइशूड दिख रहा है, टोटल में देखोगे तो 3 लाख में 2,40,000 एप्लीकेशन आ गया है, तो 60,000 हमारा अनइशूड हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन इसमें से 36,400 जो है कौन खरीद लेगा, MNO, क्योंकि इन्होंने 1,20,000, 90 और 60 का रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, ठीक है। तो ये माइनस कर दो 36,400, तो पता चल जाएगा कि कितना अनइशूड है। तो 23,600 अनइशूड है, मतलब अभी तक कंपनी ने इशू किया ही नहीं है, ठीक है, मतलब अभी तक किसी ने सब्सक्राइब किया नहीं है। जैसे देखो ये ऐसे भी समझ सकते हो, 1,20,000 प्लस 90,000 प्लस 60,000, ठीक है। इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी टोटल कितने का है, इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी टोटल 2,70,000 का है, ठीक है। तो इन्होंने अभी तक 2,70,000 का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया, अभी भी इनका 36,400 बाकी है, ठीक है। तो इनका तो 2,70,000 का होना चाहिए था। मतलब ये देखो, ये जो 2,40,000 है ना, यहाँ पर 2,40,000 में से इन्होंने अपना कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाया है, 2,40,000 में से, ये देखो 2,40,000 में से इन्होंने 1,05,600, 78,000, मतलब अंडर राइटर के थ्रू से कितना सेल हो गया है 50,000, ठीक है। तो 6,400 यहाँ पर दिख रहा है हमारा, ठीक है, 6,400। लेकिन बेसिकली ये 6,400, ये 6,400 शायद गलत कैलकुलेशन हो गया, 2,40,000, इसमें से 1,20,000, 1,20,000, हाँ, 90,000 और 60,000। ओ ये क्यों कर रहे हैं हम, सॉरी, ये वाला 1,05,600 प्लस 78 प्लस 50, मतलब 2,33,600। हम ये कहना चाह रहे 2,40,000 में से अभी तक सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, 6,400, अभी भी 6,400, मतलब इसका अगर दो पार्ट करो, 6,400 इसका मतलब जो है कंपनी के थ्रू से सेल हुआ होगा, ठीक है, कंपनी के थ्रू से सेल हुआ होगा। अब यहाँ पर इसका मतलब 3 लाख में 2,40,000 माइनस करने से हमें अनइशूड पता हो जाता है, लेकिन इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी तो सिर्फ 2,33,600 नहीं है, इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी इससे ज्यादा है। मतलब हमें पता है कि हमारा और कितना शेयर बिक जाएगा, और भी हमारा 36,400 शेयर बिक जाएगा। अगर हमें ये अंडर राइटर वाला कंसेप्ट इस तरह से नहीं दिया होता, 3 लाख में 2,40,000 एप्लीकेशन आ गया, 60,000 नहीं आया, मतलब अनइशूड पड़ा हुआ है। लेकिन ये जो 2,40,000 है ना, ये 2,40,000 से ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 2,40,000 में 6,400 है
अनमार्क्ड एप्लीकेशन, और मार्क्ड एप्लीकेशन है 2,33,600। मार्क्ड मतलब जितना इन्होंने बिकवाया है दैट इज अंडर राइटर, बट अंडर राइटर को तो 2,70,000 बिकवाना चाहिए, तो हमें पता है कि जो गैप आ रहा है 36,400 का ये भी ये बिकवा देंगे, मतलब हमारा ये 60,000 में से 36,400 और भी बिक जाएगा, यानी अनइशूड बचेगा 23,600। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। फिर से एक बार बताते हैं, देखो जो 2,40,000 हमारा एप्लीकेशन जो दिखा रहा है कि सब्सक्राइब्ड है, उसमें हमें ये दिखा रहा है कि एम एन और ओ के तरफ से इतना शेयर बिका है, लेकिन हमें पता है एम एन और ओ मिला के इतना शेयर बिकवा देंगे। ठीक है, तो इतना तो हमारा जो है सेल होना ही है, ठीक है, इतना हमारा होना है, लेकिन इसके अलावा भी बोल रहे हैं 6,400 अंडर राइटर के अलावा भी मतलब बिक गया है। तो अभी देखो हम लोग का फिर टोटल कितना बिक जाएगा, ये तो बिकेगा ही बिकेगा 2,70,000, क्योंकि अंडर राइटर या तो पब्लिक को बेच देगा या तो खुद खरीद लेगा, 2,70,000 तो सेल होना ही है ना। तो 3 लाख में से 2,70,000 तो हमारा सेल होना ही है, तो बचता कितना है 30,000। अब यहाँ पर 30,000 में से 6,400 का हमारा क्या है, ऐसे करके भी निकाल सकते हो, 30,000 में से 6,400 हम लोग का अनमार्क्ड एप्लीकेशन है जो कंपनी ने बिकवाया होगा, तो इसका मतलब अनइशूड बचता है 23,600। ऐसे भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, दो तरह से ही कैलकुलेट हो जाएगा। देखो यहाँ पर पहला बात ये है कि इसमें इतना मार्क्ड एप्लीकेशन है, इतना अनमार्क्ड है, हमें पूछा है कि अनइशूड कितना है, मतलब कितना ऐसा एप्लीकेशन है जो अभी तक इशू नहीं हुआ है, तो ये तीनों मिला के तो इतना जो है इशू करवा ही देंगे, करवाना ही पड़ेगा इन्हें, है ना। तो 2,70,000 एक्चुअली मैंने यहाँ पर कितना माइनस किया 2,40,000, इसमें क्या है, इसमें मार्क्ड भी है अनमार्क्ड भी है, और मार्क्ड वाला जो है मतलब जो अंडर राइटर है वो इतने और भी बिकवा देंगे, दैट इज 36,400, तो ये भी मैंने माइनस कर दिया, ये आ गया। या फिर दूसरा तरीका देख लो, दूसरा तरीका क्या है, अंडर राइटर तो 2,70,000 सेल करवाएंगे ही, और अनमार्क्ड हमारा 6,400 सेल हो चुका है, तो 3 लाख में से 2,70,000 तो कंफर्म है सब्सक्राइब होगा ही होगा, बचा कितना 30,000। 30,000 में से भी अनमार्क्ड पोर्शन तो कंपनी के थ्रू से बिका है, तो अभी भी अनइशूड 23,600 है, तो कोई भी एक तरीके से तुम लोग चाहो कर सकते हो। ठीक है, ये वाला भी लिखवा देते हैं, और कैसे होगा 3 लाख माइनस 2,70,000 जो अंडर राइटर के थ्रू से सेल होगा ही होगा, माइनस 6,400। अब ये 6,400 कहाँ से आया, ये वाला 6,400 ऐसे आएगा कि हम लोग का 2,40,000 में से मार्क्ड है 33,600 और अनमार्क्ड फिर बचा हुआ पोर्शन 6,400, तो इतना भी सेल हुआ है, तो 6,400 सेल हुआ है, 2,70,000 अंडर राइटर ही करवा देंगे, तो इसका मतलब 23,600 जो है अनइशूड बच रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट, ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। 65 देखो इसमें क्या बोल रहा है, सी लिमिटेड ऑफर्ड फॉर द इशू ऑफ 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। ठीक है, सी लिमिटेड ने ऑफर किया है 3 लाख इक्विटी शेयर फॉर ₹10 each। द इशू वाज पार्शियली अंडर रिटन बाय, হ্যাঁ বলো, এটা হয়ে গেল এক্ষুনি 65। ওইটা আমরা করলাম, এক মিনিট, হ্যাঁ হ্যাঁ 66, আচ্ছা এটা এখানে এইভাবে দেওয়া আছে না, আচ্ছা সলভ কেস বলে, ঠিক আছে। 66টা কোথায় চলে গেল আমার কোশ্চেনটা, सॉल्व केस 2 चले एसছে। अच्छा 66 वाला क्वेश्चन ना मेरे से मिस हो गया यहाँ पर, ठीक है कोई बात नहीं, इसको ये पहले कर लेते हैं फिर 66 वाला, हाँ मुझे लगता है ये 2 बार आ गया, हाँ ये देखो ये 2 बार आ गया गलती से। ठीक है हम इसको सही कर लेते हैं, पहले ये वाला आ गया क्वेश्चन, इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर 66 वाला क्वेश्चन करेंगे। अच्छा देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, M Limited incorporated on 1st April 2021 issued a prospectus inviting applications for 2,50,000। ठीक है, तो
एम लिमिटेड जो है वो इनकॉर्पोरेट, मतलब ये कंपनी बना है कब, 1 अप्रैल 21 को, और इन्होंने एक मतलब शेयर इशू करने का सोचा 2,50,000 10 ईच। द इशू वाज फुल्ली अंडर रिटन बाय ए बी सी एंड डी, 4 अंडर राइटर को अपॉइंट कर लिया, और इन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है वो कितना है, 1,75,000, 50 और 25, तो टोटल कितना हो रहा है चेक करें, मतलब टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है या फिर कंपनी के ऊपर भी कुछ बच रहा है, मतलब फुल सब्सक्रिप्शन, सॉरी फुल अंडर रिटन है कि पार्शियल अंडर रिटन है, चेक करते हैं। हाँ 2,50,000 फुल अंडर रिटर्न है, ठीक है, सारा ही अंडर राइटर ही बिकवाएंगे, ऐसा ही बात हुआ है। द एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 2,25,000 शेयर्स ऑफ विच मार्क्ड एप्लीकेशन वेयर एज फॉलोस, तो मार्क्ड एप्लीकेशन इतना इतना है। अनमार्क्ड एप्लीकेशन एपोर्शन इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी, बोल दिया है अनमार्क्ड एप्लीकेशन को ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अंडर राइटर कमीशन 4% ऑफ द इशू प्राइस, तो कमीशन जो है वो 4% ऑफ द इशू प्राइस है। अच्छा हमें करने क्या बोला गया है, देखो डिटरमाइन द अंडर राइटर्स लाइबिलिटी इन शेयर, मतलब हमें वो नंबर्स में कैलकुलेट करके देना है। डिटरमाइन द अंडर राइटर्स लाइबिलिटी इन अमाउंट, ठीक है, रुपीज में भी बताओ और नंबर ऑफ शेयर्स में भी बताओ। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन, और हमें क्या करना है, हम लोग को जर्नल एंट्री भी पास आउट करना है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, पहले जैसे नेट लाइबिलिटी निकालते हैं वो कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटी of the underwriters in नंबर ऑफ शेयर्स, पहले नंबर ऑफ शेयर्स में निकालेंगे जैसे कि हम लोग नॉर्मली करते हैं, फिर अमाउंट में निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर पर्टिकुलर ए बी सी और डी, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर बोल रहा है कि कितना कितना, 1,75,000, 50 और 25 ग्रॉस लाइबिलिटी। लेस कर देंगे, कोई मार्क्ड एप्लीकेशन है तो। मार्क्ड एप्लीकेशन में 1,10,000, 45, 55, 25 लेस करेंगे अनमार्क्ड। अच्छा अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, बोल रहा है कि ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, टोटल है 2,25,000, टोटल है 2,25,000, इसमें से लेस कर देंगे मार्क्ड। टू लैख, ये ज्यादा हो गया। अनमार्क्ड एप्लीकेशन ম্যাম দুজন এক্সেস করেছে এ আর সি। ওই জন্য বেশি আসছে। আচ্ছা माइनस करते हैं, तो अनमार्क 10,000 आ रहा है, ये नेगेटिव में इसीलिए आ रहा है क्योंकि ए और सी एक्सेस किया है, ठीक है। तो अनमार्क्ड हमारा 10,000 ही आ रहा है, ठीक है, अनमार्क 10,000 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है जो कि इनका ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो है। 3 3 जीरो हटा दो पीछे से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 से, ये सबको 25 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, 3 0 3 0 कैंसिल आउट कर दो, 100 डिवाइडेड बाई 25, ये 4 हो जाएगा, 4:3:2:2
1, ठीक है। अच्छा 4 3 2 और 1 कितना बन गया, 10 बन गया। तो 10,000 बाई 10 मतलब 1,000 इंटू 4 4,000, 1,000 इंटू 3 3,000, 1,000 इंटू 2 2,000, 1,000 इंटू 1 1,000, ठीक है। तो हमारा नेगेटिव आ रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग का अनमार्क्ड एप्लीकेशन इतना इतना आ गया। चलो अब हम लोग इसको लेस करके देखते कितना आएगा। 1 लाख से 1 लाख 10, तो इन्होंने तो पहले ही 10,000 ज्यादा बिकवा दिया है, और यहाँ पर 4,000, तो -10 और -4 मतलब 14,000 नेगेटिव, मतलब इनका लाइबिलिटी नेगेटिव में आ गया। इनका जो है, इनका लाइबिलिटी तो था काफी ज्यादा था 30,000, और 3,000 का बेनिफिट मिला, मतलब 27,000 आ गया लाइबिलिटी। सी ने पहले 5,000 एक्सेस बिकवा दिया और 2,000 का बेनिफिट, यानी 7,000 नेगेटिव लाइबिलिटी, ठीक है। और डी का 1,000 नेगेटिव लाइबिलिटी आ रहा है, ठीक है। डी का 1,000 नेगेटिव लाइबिलिटी आ रहा है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको 14,000 27 7, अच्छा ये मेरा गलत हो गया लग रहा है, मार्क्ड एप्लीकेशन, ये आई थिंक मैंने गलत लिख दिया। 5,000 है डी का, ये 5,000 है। 25 से 5,000 लेस 20 और 1 20,000 जो है ये पॉजिटिव में आ रहा है, 1,000 नेगेटिव, यानी कि 19,000 आएगा, ठीक है। पॉजिटिव 19,000 आएगा। अब हम लोग नेगेटिव लाइबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नेगेटिव लाइबिलिटी ट्रांसफर, ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। 14,000 और 7,000 का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये हो गया 21,000। किन में होगा, जिनका लाइबिलिटी अभी भी है, बी और डी का, बी डी का रेशियो ए बी 3:1, तो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अमाउंट जो है वो है 21,000, ठीक है। अच्छा अब ये कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव 14,000 आ जाएगा, ये पॉजिटिव 7,000 आ जाएगा। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, 21,000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, ये आ जाएगा 15,750 का नेगेटिव वैल्यू, और ये डिवाइडेड बाई 3 मतलब 5250 नेगेटिव। अच्छा ये ऐसे आ गया, 5250 माइनस 19, तो ये 13,750, ये पॉजिटिव ही आ रहा है, मैंने ऑपोजिट माइनस किया इसलिए नेगेटिव दिखेगा। और यहाँ पर 27,000 माइनस 15,750, 11,250 आ गया, ठीक है। ये हो गया नेट लाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू द नंबर, पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, नेट लाइबिलिटी नंबर के हिसाब से। अच्छा अब हमें बोला था अमाउंट में बताने के लिए, तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर इन अमाउंट। तो कैसे होगा नेट लाइबिलिटी, पहले हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स में लिखते हैं, ए बी सी डी, इनका कुछ भी नहीं, इनका 11,250 यहाँ से देख के लिख रहे हैं, 13,750, ठीक है। अब टोटल अमाउंट रिसीवेबल ऑन शेयर्स, ऑन शेयर्स एट द रेट ऑफ 10। देखो अमाउंट का मतलब है कि इनको इतना शेयर खरीदना पड़ेगा, ये लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बी को 11,250 शेयर खरीदना पड़ेगा और डी को 13,750 शेयर खरीदना पड़ेगा कंपनी का, क्योंकि उन्होंने अपना लाइबिलिटी जो प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं कर पाया। और अंडरराइटर का रूल्स ये है कि अगर पूरा नहीं कर पाते हो तो खुद ही खरीद लो, ठीक है। अब हमें बोला है कि अमाउंट, तो इसका मतलब खरीदना है तो कंपनी को देना पड़ेगा ना शेयर का पैसा, ठीक है। तो ए को तो कुछ नहीं खरीदना है, तो ए कंपनी को कुछ भी शेयर का पैसा नहीं देगा। हाँ बी जो है वो खरीदेगा, तो बी को पेमेंट करना पड़ेगा, और बी कितना पेमेंट करेगा, शेयर जो है एक एक शेयर 10 रुपीज का है, कहाँ दिया हुआ है ये देखो, ठीक है। तो बी कितना देगा कंपनी को, 10 मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर इतना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सी को भी कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा, इनको भी खरीदना है तो 1,37,500 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया हम लोग का कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर इन अमाउंट। लेकिन ये कौन सा लाइबिलिटी हम लोगों ने कैलकुलेट किया,
अब एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर, एक चीज देखो, अंडरराइटर्स को कमीशन मिलेगा, ठीक है, और जो कंपनी है उनको भी पेमेंट करना पड़ेगा अंडरराइटर्स को कमीशन के लिए, और कंपनी को पैसा मिलेगा अगर अंडरराइटर शेयर खरीद रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें लाइबिलिटी को नेट करना है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये चेक करेंगे कि अंडरराइटर को कितना कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं अंडरराइटर्स कमीशन। अंडरराइटर को कमीशन कितना मिलेगा, एट द रेट ऑफ, कितना करके बताए, यहाँ पर नहीं बताया तो ये बता रखा है 4%, नहीं बताता तो हम लोग 5% कर सकते थे। तो 4% ऑन इशू प्राइस, ठीक है, इशू प्राइस पे हमें देना है। तो ए को कमीशन तो देना पड़ेगा, इन्हें सारा काम कर दिया, बिकवा दिया, तो ए को कितना मिलेगा, 1 लाख शेयर्स, ऐसे कैलकुलेट करके देखो, 1 लाख शेयर्स, ठीक है, इशू प्राइस तो पर वैल्यू पे ही बोल रखा है, इंटू 10 इंटू 4%, तो ये आ जाएगा 40,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 लाख शेयर्स इंटू 10 इंटू 4%, यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी ने क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, 75,000 शेयर्स इंटू 10, मतलब टोटल शेयर कैपिटल इंटू 4%। सी का कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 10 इंटू 4%, और डी का कितना हो जाएगा, 13,750 इंटू 10 इंटू 4%। अब ये कैलकुलेट करके पीछे लिख लेते हैं, ए बी सी डी, तो पहला आ रहा है 40,000। अच्छा, नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 75,000 इंटू 10 इंटू 4%, 30,000। सी 50,000 इंटू 10%, सॉरी 50,000 इंटू 10 इंटू 4%, 20,000। और डी का आ रहा है 25,000 इंटू 10 इंटू 4%, 10,000 आएगा, 10,000। ये हो गया कि कंपनी को इनको कितना कमीशन देना पड़ेगा, तो ये कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग इसको नेट कर देंगे, ठीक है, हमेशा नेट होता है, अमाउंट पेबल और रिसीवेबल, ठीक है। ये सब कैलकुलेट कौन करता है, कंपनी करता है, तो कंपनी क्या करेगा, नेट कर देगा। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि बी को बोलेगा कि मुझे 1,25,000 1,11,250, नहीं सॉरी एक मिनट, क्या बोल रहे हैं, ये देखो यहाँ पर कंपनी ऐसे नहीं बोलेगा कि 1,12,500 मुझे दे दो और मेरे पास से 30,000 लेके जाओ, क्योंकि बी का कमीशन 30,000 हो रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, नेट कर लेते हैं। जैसे ए बोलेगा मुझे तो आपको कुछ देना नहीं है, कंपनी को बोलेगा आप ही मुझे कमीशन दे दो, ठीक है, मैंने आपका सारा शेयर्स बिकवा दिया है। तो अमाउंट पेबल आ जाएगा ए के लिए 40,000, पेबल है तो कंपनी के लिए कैश आउटफ्लो होगा, तो मैंने नेगेटिव में दिखा दिया। बी का केस देखो, बी कंपनी को कितना देगा, बी कंपनी को शेयर खरीदने के लिए 1,12,500, देखो ये पैसा उसे कंपनी को नहीं देना पड़ता अगर वो सारा शेयर खुद बिकवा देता। अब खुद को खरीदना पड़ेगा तो वो शेयर होल्डर हो जाएगा, तो कंपनी को उसको, वो कंपनी को पैसा देगा शेयर खरीदने का, ठीक है। तो ये शेयर खरीद लिया बी ने खुद और कंपनी को ये पैसा दे दिया, लेकिन वो साथ साथ कंपनी को ये भी बोलेगा मुझे तो आपसे 30,000 मिलेगा, आप नेट कर लीजिए, ठीक है। तो 30,000 माइनस करके बी कंपनी को कितना पे करेगा, 82,500। ये हो गया कंपनी के पास रिसीवेबल अमाउंट, क्योंकि कंपनी का शेयर का वैल्यू बी के कमीशन से ज्यादा है, ठीक है। फिर सी वाला केस देखो, सी का यहाँ पर, सी को कुछ भी शेयर खरीदने का जरूरत नहीं है, वो पूरा लाइबिलिटी कंप्लीट कर चुका है अपना। सी को बल्कि 20,000 कंपनी पे करेगी। डी का केस देखो, डी का 1,37,500 डी कंपनी को शेयर परचेस करते हुए पे करेगा। 1,37,500
12,500, लेकिन डी बोलेगा मुझे भी तो आपसे 10,000 मिलेगा, तो हम आपको इतना पेमेंट नहीं करेंगे, हमारा पैसा डिडक्ट करके कर देंगे। तो 1,27,500 आफ्टर डिडक्शन ये अमाउंट जो है कंपनी को मिलेगा। ठीक है, ये दो रिसीवेबल, ये दो पेएबल। ठीक है, अब हमारा ये सेकेंड वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करने के लिए बोला है? पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। हमें जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ पहले सबसे पहले एंट्री हो जाएगा कि अगर एबव ट्रांजैक्शन मतलब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसके बेसिस पे, तो बी और डी शेयर होल्डर बनेगा। ठीक है, बी और डी से पैसा मिलेगा। जैसे कंपनी शेयर का पैसा रिसीव करने का एंट्री क्या करती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, जब पैसा मिलता है, जब ड्यू करती है तब कैसे एंट्री करती है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी हमें पता है जिन दो पार्टी से हमें ड्यू करना है उनका नाम है बी और डी, तो जैसे हम लोग डेटर अकाउंट बनाते हैं ना वैसे ही लिखेंगे, बी अकाउंट डेबिट, डी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल लिख सकते हो। तो कितना कितना मिलेगा? 1,12,500 और 1,37,500। टोटल कर लो। 2,60,000 2,50,000 being shares allotted to underwriters अच्छा, इसके बाद अंडर राइटर को कमीशन देना है, तो कंपनी कमीशन को रिकॉर्ड करेगी। तो कमीशन का खर्चा कैसे रिकॉर्ड होता है? कमीशन अकाउंट डेबिट टू पेएबल पार्टी का नाम, तो वैसे ही लिखेंगे यहाँ पर अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट या फिर अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट देना है। अंडर राइटर ए, अंडर राइटर बी, अंडर राइटर सी और अंडर राइटर डी सभी को कमीशन देना है। कितना कितना देना है? 40, 30, 20 और 10। 40, 30, 20 और 10, मतलब 1 लाख। being underwriting commission पेएबल। ठीक है, ये ड्यू कर दिया, बीइंग अंडरराइटर कमीशन पेएबल। अच्छा, अब यहाँ पर नेट एंट्री ये निकल के आया कि ये दोनों को हमें अमाउंट ये दोनों से मिलेगा और ये दोनों को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब नेट एंट्री हम लोग करेंगे तो उसका ऐसे हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, जिनसे पैसा मिलेगा उनको करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा मिलेगा बी और डी से, टू बी टू डी। कितना कितना मिलेगा? 82,500, 127,500। 2,10,000 being amount
received from B and D। अच्छा, और इनको पैसा देना पड़ेगा, तो ए और डी को डेटर बनाना पड़ेगा। ए अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू बैंक, 40,000, 30,000, नहीं 40 या 20 है शायद, 40, 20, 60,000। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेड टू ए एंड सी। ठीक है, बस इतना ही करके दिखाना है हमें, ट्रांजैक्शंस जो करके दिखाने के लिए बोला गया है। ठीक है, अच्छा अब ये तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन जो है 66 नंबर का वो छूट गया है, वो हम एक बार थोड़ा सा इसको लिखवा देते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटा सा ही क्वेश्चन है, पार्शियल अंडर राइटिंग का है। देखो क्या बोल रहा है, एच लिमिटेड इशूड 1,50,000 shares which underwritten, हम यहाँ शॉर्टकट में लिख देते हैं। ठीक है, बाद में हम ये पीडीएफ को एडिट कर देंगे। एच लिमिटेड 1,50,000 शेयर्स इशू किया विच वर अंडर रिटन एज फॉलोज। ठीक है, हम यहाँ पर दिखा देते हैं कैसे करके यहाँ पर होगा, ए 50%, बी 20% और सी 20%। फर्म अंडर राइटिंग का भी डिटेल्स है, फर्म अंडर राइटिंग ए बी सी तीनों का लिख देते हैं। 6,000, 3,000 और 3,000, ये फर्म अंडर राइटिंग बता रखा है क्वेश्चन में। टोटल सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग फर्म, ऐसा क्वेश्चन में बता रखा है, इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग 1,45,500। और मार्क्ड एप्लीकेशन भी लिख देते हैं इसमें, टोटल सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग फर्म एंड मार्क्ड। ठीक है, मार्क्ड एप्लीकेशन का ए 78,000, बी 27 और सी 28,500। ठीक है, कंप्यूट द लाइबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर एज्यूमिंग शेयर्स अंडररिटन फर्म आर ट्रीटेड एज मार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है, हमें यहाँ पर लाइबिलिटी कैलकुलेट करके देना है। ये वाले क्वेश्चन में हमें ये बोला है, एजम्पशन ये लेना है कि फर्म अंडर राइटिंग जो है वो मार्क्ड एप्लीकेशन है। एजम्पशन लिख देते हैं ताकि करने में आसानी होगा। एज्यूम फर्म एज मार्क्ड। ठीक है, फर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड में इंक्लूड करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। ग्रॉस लाइबिलिटी, अंडर राइटर है ए बी और सी। अच्छा, ग्रॉस लाइबिलिटी कितना होगा ये देखो, 50, 20 और 20%। 1,50,000 का 50% मतलब 75,000। अच्छा, 1,50,000 का 20% मतलब 30,000। 30,000 लेस कर देंगे मार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फर्म, क्योंकि मार्क में ही फर्म जो है इंक्लूड है, इंक्लूडिंग फर्म। तो मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, 78,000। एजम्पशन ये है कि फर्म एज मार्क्ड, मतलब यहाँ पर देखो क्वेश्चन जब मिलेगा तो लाइन ऐसा लिखा हुआ है, एज्यूमिंग शेयर अंडर रिटन फर्म आर ट्रीटेड एज मार्क्ड एप्लीकेशन, मतलब जो फर्म अंडर राइटिंग है वो मार्क्ड एप्लीकेशन के अंदर काउंटेड है। तो 78,000 यहाँ पर लिखेंगे पहले। ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला है देखो 27 और 28,500।
अच्छा, अब यहाँ पर चेक करते हैं कितना आ रहा है। तो इनका तो 3000 का नेगेटिव हो गया, इनका भी नहीं, इनका पॉजिटिव है 3000, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ए ने एक्सेस बिकवा दिया है, तो नेगेटिव लाइबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड, नेगेटिव लाइबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मैंने यहाँ से फर्म क्यों नहीं लेस किया, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि अजम्पशन ये ले लो कि इस फर्म में ही, सॉरी इस मार्क्ड में ही इनका ये फर्म इंक्लूडेड है, मतलब 78,000 इंक्लूसिव ऑफ 6,000, 27,000 इंक्लूसिव ऑफ 3,000 एंड 28,500 इंक्लूसिव ऑफ 3,000, इस तरह से। तो नेगेटिव लाइबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन दोनों के रेशियो में, जो कि 1:1 है। तो 1500 1500, तो सिर्फ और सिर्फ बी का जो है लाइबिलिटी बचता है, बी का लाइबिलिटी बचता है, ठीक है। अब अगर हमें पूछे कि कितना शेयर टेक ओवर करना पड़ेगा, यानी फिर से अगर हम लोग एक बार नेट लाइबिलिटी को फिर से कैलकुलेट करना चाहे, ये तो नेट लाइबिलिटी बन ही रहा है, लेकिन अगर ऐसा आंसर देना चाहे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी टेकन अप, शेयर्स टू बी टेकन अप, कितना इनको खुद परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे होगा? वैसे अगर देखो तो ए का तो कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, ठीक है, लेकिन ए ने अपना फर्म अंडर राइटिंग तो बोल रखा था 6,000, जो इसमें इंक्लूडेड है, मतलब हम लोगों ने मार्क्ड में वो लेस करके ये दिखा दिया कि देखो अगर ए को 6,000 खुद खरीदना ही था, तो ए को कितना बिकवाना चाहिए था? 75,000 माइनस 6,000, अगर मार्क्ड में उसे काउंट किया जा रहा है 69, लेकिन इसने ज्यादा बिकवा दिया, ठीक है। तो इसीलिए इसका बेनिफिट जो है बी और सी को मिला। तो जो भी हो, यहाँ पर ए को पर्सनली 6,000 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। बी को पर्सनली कितने सारे शेयर्स खरीदने पड़ेंगे? 1500 तो लेना ही है, प्लस 3000 मतलब 4500, और सी का हो जाएगा 3000। इसको हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स टू बी टेकन अप, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी टेकन अप। अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट किया मैंने? नेट लाइबिलिटी प्लस फर्म अंडर राइटिंग, इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग का देखो क्वेश्चन ये जितना भी था, मतलब अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखो मैंने कुछ एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन लिए, ठीक है, तो मैंने तो लॉन्ग क्वेश्चन भी करा दिया, अब थोड़ा प्रैक्टिस के लिए हम लोग एमसीक्यू ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस देखो, इसका आंसर दे रखा है, इसके साथ तुम लोग का और भी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। बस अंडर राइटिंग में और मुझे कुछ नहीं करवाना है, हम लोग का लगभग जो है कंसेप्ट वगैरह कंप्लीट हो गया। जैसे यहाँ पर देखो क्या बोला है, इन केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स द अंडर राइटिंग कमीशन शैल नॉट एक्सीड। अगर कोई कंपनी शेयर इशू कर रहा है तो उनका अंडर राइटिंग कमीशन एक्सीड नहीं करना चाहिए, किसके हिसाब से? 5% ऑफ द इशू प्राइस, 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, 10% ऑफ द मार्केट प्राइस, 10% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। बोलो कौन सा आंसर होगा? मैम ए होगा। ए होगा, ठीक हुआ है। 5% ऑफ द इशू प्राइस सही है, ठीक है। बाकी देखो 5% देख के टिक मत कर दो, नॉमिनल वैल्यू पे नहीं होता है, ठीक है, इशू प्राइस पे होता है, और मार्केट प्राइस पे तो कभी होता ही नहीं है। और ये देखो आंसर तुम लोग आसानी से दे सकते हो, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट डे जब हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट किए थे, तभी मैंने देखो ये पॉइंट सारा बताया था, ये रहा, ये रहा 5% ऑफ द इशू प्राइस, ठीक है। तो अपना कॉपी सामने रखो, आंसर दे पाओगे। तो ये हो गया 5% ऑफ द इशू प्राइस। सेकंड क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर अंडर राइटिंग कमीशन शैल नॉट एक्सीड। डिवेंचर के केस में कमीशन एक्सीड नहीं करना चाहिए 2.5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, 2.5% इशू प्राइस, 2.5% मार्केट प्राइस, 3.5% ऑफ फेस। হ্যাঁ বলো একবার বলো। बी बी बोल होगा। रहे हो? हाँ बी হবে। 2.5% ऑफ इशू प्राइस, देखो बी होगा आंसर ना, 2.5% ऑफ इशू प्राइस, ये देखो लिखवाया हुआ है सारा चीज। तो ये देखो आंसर भी यहाँ पर है, तुम लोग बाद में रीड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसमें क्या बोला है देखो, इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर, जब शेयर इशू होता है, द रेट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन पेड और एग्रीड टू बी पेड, मतलब जो कमीशन पे किया जाता है या फिर पे करने के लिए एग्री हुआ जाता है, shall not exceed 5% of issue price, a rate authorized by the article 5% of the issue price
or a rate authorized by the article whichever is more 5% of the issue price or a rate authorized by the article whichever is less. सोच के बताओ कौन सा आंसर होगा. D. D, करेक्ट. डी होगा आंसर. 5% ऑफ द इशू प्राइस और द रेट ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल विच एवर इज लोअर. ये देखो ये भी लिखवाया हुआ है. ये देखो लॉ तो बोल रखा है 5% इन केस ऑफ शेयर, इन केस ऑफ डिवेंचर 2.5%. लेकिन अगर कंपनी ने अपने आप कुछ प्रेस्क्राइब कर रखा है, दोनों में जो लोअर होगा वही जो है माना जाता है. ठीक है, दोनों में जो लोअर होगा. तो ये देखो लिखवाया हुआ है. ठीक है, थोड़ा सा कॉपी अपने सामने रखो, अगर याद नहीं है तो अभी पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आंसर डी. नेक्स्ट देखो क्या बोला है. in case of issue price issue of debenture, the rate of underwriting commission paid or agreed to be paid shall not exceed. बोल रहा है कि जब डिवेंचर इशू होगा तो रेट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन जो होगा पेड और एग्रीड टू बी पेड shall not exceed 2.5% of issue price, a rate authorized by the article 2.5% of the issue price or rate authorized by the article whichever is more. और नीचे क्या दे रखा है 2.5% of the issue price और rate authorized by the article whichever is less. बताओ, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है. बोलो कौन सा होगा. इसमें भी तो डी होगा ना. शेयर डिवेंचर के केस में 2.5% ऑफ द इशू प्राइस और ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो कंपनी ने अपने हिसाब से बोल रखा है उसमें से जो कम होगा विच एवर इज लोअर. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो. A definite commitment by the underwriter to take up a specified number of shares or debenture or of a company irrespective of the number of shares or debenture subscribed for by the public is known as. बोल रहा है definite commitment. जब कोई अंडरराइटर कमिटमेंट कर रहा है कि वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स या डिवेंचर खरीद लेगा उस कंपनी का जिसका अंडरराइटिंग करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने लिया है, irrespective of the number of shares or debentures subscribed for by the public. पब्लिक कितना ले ना ले वो तो बात का बात है, लेकिन ये लोग एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स या डिवेंचर सब्सक्राइब करेंगे ही. तो इस तरह के सब्सक्रिप्शन को क्या बोला जाता है. डेफिनेट अंडरराइटिंग, पक्का अंडरराइटिंग, मार्क्ड अंडरराइटिंग, फर्म अंडरराइटिंग. बोलो. Firm underwriting. सही हुआ है. ऑप्शन डी फर्म अंडरराइटिंग होगा. फर्म अंडरराइटिंग मतलब डेफिनेटली कंफर्म जो करते हैं अंडरराइटर कि जितना बिकवाएंगे तो बिकवाएंगे, लेकिन मुझे आपका कंपनी का शेयर या डिवेंचर पसंद आया तो हम फर्म अंडरराइटिंग मतलब कुछ अपने लिए पर्सनली तो खरीदना ही है मुझे. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6. अनमार्क्ड एप्लीकेशन हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अंडरराइटर्स इन द रेशियो ऑफ. अगर अनमार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट जब हम लोग अंडरराइटर को प्रोवाइड करते हैं तो वो कैसे प्रोवाइड होता है. ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो, लास्ट एग्रीड रेशियो, नेट लाइबिलिटी रेशियो, इक्वल रेशियो. ये नॉर्मली कौन से रेशियो पे होता है. बोलो, इस पे तो हम लोगों ने कितना सारा क्वेश्चंस कर लिया. Gross liability ratio. करेक्ट, ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7. एप्लीकेशंस बियरिंग द स्टैंप ऑफ द रेस्पेक्टिव अंडरराइटर आर कॉल्ड एज. एप्लीकेशंस में जिस अंडरराइटर का जो है स्टैंप वगैरह लगा हुआ रहता है उसे क्या, कौन सा एप्लीकेशन बोला जाता है. फर्म, स्टैम्प्ड, अंडर रिटेन एप्लीकेशन, मार्क्ड एप्लीकेशन. क्या बोला जाता है. बोलो. Marked application. मार्क्ड एप्लीकेशन. ठीक है, अच्छा. एक ब्रोकर कौन होता है. अंडरटेक्स टू फाइंड बायर्स हु आर विलिंग टू बाय शेयर्स एंड डिवेंचर. बोल रहा है उनका काम ये होता है कि उन लोगों को ढूंढना जो शेयर या डिवेंचर खरीदने में इंटरेस्टेड है. डज नॉट गारंटीज द सेल ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर. ये लोग कभी भी शेयर बिकवाने का या डिवेंचर बिकवाने का गारंटी नहीं लेते हैं. सी बोल रहा है बोथ ए एंड बी. डी बोल रहा है बी नॉट, बी ओनली नॉट ए. सॉरी, मेरा आंसर ही निकल के आ रहा था. ठीक है, बोलो कौन सा होगा. कौन सा आंसर होना चाहिए. Both A and B. बोथ ए एंड बी होगा. undertake to find buyers who are willing to buy shares and debenture does not guarantees the sale of shares and debentures. ठीक है,
तो ये हम लोग का हो जाएगा। ब्रोकर जो है वो इस तरह के होते हैं, ब्रोकर, ठीक है, वो अंडरराइटर का बात नहीं हो रहा है, ये ब्रोकर का बात हो रहा है, ठीक है। तो ब्रोकर क्या करते हैं, ढूंढते हैं कि कौन शेयर खरीदेंगे, लेकिन गारंटी नहीं लेते। अगर गारंटी वाला बात होगा ना तो ये ब्रोकर नहीं, ये अंडरराइटर हो जाएगा। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाओ, अंडरराइटर गारंटी भी लेता है लेकिन ब्रोकर गारंटी नहीं लेगा। अंडरराइटर के मतलब अंडरराइटर के नीचे स्टेज में बोल सकते हो कि ब्रोकर काम करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एन अंडरराइटर guarantees that if the public does not take up all shares the underwriters will purchase the remaining shares। की गारंटी इस बात का दे देता है कि पब्लिक जो शेयर नहीं खरीदेगी हम लोग बाकी शेयर खरीद लेंगे। एग्री टू रिसीव एन अंडरराइटिंग कमीशन एट द प्रेस्क्राइब परसेंटेज अलाउड एज पर लॉ। बोल रहे हैं कि ये लोग एग्री हो जाते हैं, कमीशन जो है प्रेस्क्राइब किया गया है उसके हिसाब से अंडरराइटिंग कमीशन लेने के लिए। और फिर बोल रहा है बोथ ए एंड बी और डी, ए नॉट, ए ओनली नॉट बी। कौन सा आंसर होगा? बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी, ए तो होगा ही होगा, बी भी होगा, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना कि अगर कोई नहीं खरीद पाएगा तो हम लोग खरीद लेंगे, चैप्टर ही तो वही था। और ये लोग ये भी एग्री हो जाते हैं कि जो एज पर लॉ के हिसाब से कमीशन का रूल्स है हम लोग उसके हिसाब से अपना कमीशन ले लेंगे कंपनी से। तो बोथ ए एंड बी। फिर देखो 10th नंबर, हु ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एज एन अंडरराइटर। अंडरराइटर के हिसाब से कौन कौन काम कर सकता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, मार्चेंट बैंकर, ऑल ऑफ द अबव। कौन कौन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि अंडरराइटर बन ऑल ऑफ सकते द हैं? अबव। ऑल ऑफ द अबव। अंडरराइटर सभी बन सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक, मार्चेंट बैंकर सभी अंडरराइटर बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोल रहा है, एलपीजी लिमिटेड इशूड 32,000 शेयर्स विच वेयर अंडर रिटन एज फॉलोज। तो एलपीजी लिमिटेड का 32,000 शेयर सब्सक्राइब करवाना है, अंडरराइट करवाया जाएगा ए बी सी से। रेस्पॉन्सिबिलिटी दिख रहा है हमें 19,200 और 8,000 or 4,800. The underwriters made application for underwriting as 2560 960 3,200 shares. Detail of marked application, अच्छा नीचे और भी डेटा है, डिटेल्ड ऑफ मार्क्ड एप्लीकेशन ये बता दिया है, इतना इतना अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी बता दिया। फाइंड आउट द नेट लाइबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल अंडरराइटर्स, हमें नेट लाइबिलिटी कैलकुलेट करके बताने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये तो हम लोग ऐसे ही आंसर नहीं दे सकते। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा इसमें है ए बी सी। अच्छा इन्होंने क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है? ग्रॉस लाइबिलिटी 19,200, 8,000, अच्छा 8,000 और सी का हो जाएगा 4,800। अच्छा इसके बाद यहाँ पर द अंडरराइटर्स मेड एप्लीकेशन फॉर फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग है 2560 960 3200। अच्छा तो यहाँ पर लेस करेंगे फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग 2560 960 और 3200। अच्छा फिर बोल रहा है डिटेल्स ऑफ द मार्क्ड एप्लीकेशन 3200 मार्क 3200 6400 1600। ये हो गया मार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन 11,520 शेयर्स। फाइंड आउट द नेट लाइबिलिटी अनमार्क्ड। अनमार्क्ड 11,520। अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में, ठीक है। तो रेशियो बनाना चाहो तो बनाओ, नहीं तो पूरा ये टोटल को रेशियो मान के भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करोगे, इसका रेशियो डायरेक्टली भी करोगे हो जाएगा। दो दो जीरो हटा दो, 192:2, यहाँ पर 2 जीरो मतलब 80:48। इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पता चल जाएगा कितना होगा।
192 plus 80 plus 48, 320, 11520 divided by 320, 36 into 192, 6912, 36 into 80, 2880, 36 into 48, 1728। ठीक है, अब हम लोग को इसका आंसर देखना पड़ेगा कितना होगा। 19200 माइनस करते हैं, 19200 माइनस 6912 और माइनस 3200 और माइनस 2560। अच्छा, माइनस, अच्छा एक पॉइंट है, लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, कोई कोई क्वेश्चन का आंसर में अगर जैसे देखो यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, हमें बोला है नेट लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, हम एक बार करके दिखा देते हैं, तब तुम लोग को समझ में आएगा कि कैसे पता चलेगा कि हमें किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो 19200 माइनस 2560 माइनस 3200 माइनस 6912, 6528। पहले देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं, पहले वाले अंडर राइटर यानी ए के केस में ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। 6528 देखो, एक भी आंसर हमें इस तरह का नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्यों नहीं मिल रहा है, इसका मतलब फर्म अंडर राइटिंग को लेके कुछ ना कुछ इनका एजम्पशन रहा होगा। मतलब फर्म अंडर राइटिंग को या तो इन्होंने मान लिया है कि वो अनमार्क्ड में इंक्लूडेड है, या तो उन्होंने मान लिया है कि वो अनमार्क्ड में इंक्लूडेड है, कुछ तो एक मान लिया होगा। मतलब फर्म अंडर राइटिंग को यहाँ से डिडक्ट मत करो, मतलब हम लोग चेक करके देख सकते हैं कि ऐसे करने से हमारा कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं। मतलब इसमें 2560 ऐड कर लो, 9088 आ रहा है। ठीक है, 2560 ऐड करने से 9088 आ रहा है नेट लाइबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ फिर भी आंसर नहीं मिल रहा है, अब इसमें फर्म अंडर राइटिंग ऐड करेंगे, दैट इज 3 कितना है पहले वाले का, 2560। ये देखो 2560 10,624 960 আর 4,416। है, 10,624 960 और 4,416। ठीक हुआ है। अब देखो हम ये कहना चाह रहे थे कि इसका मतलब इन्होंने फर्म अंडर राइटिंग को एजम्पशन कर लिया है, या तो वो मार्क्ड में इंक्लूडेड है या अनमार्क्ड में इंक्लूडेड है। तो हम लोग इसको यहाँ से हटा देंगे, वो तो हमें तब पता चलेगा जब हमारे पास ऑप्शन रहेगा। ठीक है, सपोज हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, मान लो हमें लिख के करना होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग दोनों तरह से ऑल्टरनेटिव वे में सॉल्व करके आ सकते हैं कि एजम्पशन फर्म अंडर राइटिंग इंक्लूडेड इन मार्क्ड एप्लीकेशन, या फिर एजम्पशन कर रहे हैं कि फर्म अंडर राइटिंग जो है इंक्लूडेड नहीं है मार्क्ड एप्लीकेशन में। तो पहले मैंने जो एजम्पशन लिया था जिसके हिसाब से 6528 आ रहा था, अब इसमें अगर फर्म ऐड कर देते, सोचो ये 6528 तो आ गया और ये नेट लाइबिलिटी, और इसमें अगर हम फर्म ऐड कर देते हैं तो भी मेरा आंसर ना मैच नहीं होगा। जैसे कि फर्म अंडर राइटिंग कितना है, फर्म अंडर राइटिंग है, ये रहा 2560, ये देखो 2560, तो इसमें मेरा टोटल 9088 आ रहा है। ठीक है, आंसर टैली नहीं हो रहा है, मतलब मुझे इस तरह से नहीं करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग ये मान लेंगे कि मार्क्ड एप्लीकेशन में ही फर्म अंडर राइटिंग इंक्लूडेड है। तो ये माइनस करने से कितना आ जाएगा, 19200 माइनस 3200 माइनस 6912, तो ये आ गया 9088। ठीक है, अच्छा फिर ये आ जाएगा 8000 माइनस 6400 माइनस 2880, 1280, ये नेगेटिव आ गया, और 4800 माइनस 1600, 1472। ठीक है, यहाँ से फॉर्म मैंने लेस नहीं किया बिकॉज आंसर हमारा नहीं तो फिर मैच नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ऐड करेंगे। अब जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, एमसीक्यू होता है तो ठीक है ऑप्शन देख के समझ जाओगे, अदरवाइज दोनों तरीके से सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर लिखेंगे नेगेटिव लाइबिलिटी ट्रांसफर, 1280 को ट्रांसफर करना है इन दोनों में, रेशियो हो जाएगा 192:48, तो 200 हो रहा है, 192 और 48 देख लो, 240 हो रहा है। 1280 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 192, 224, एक मिनट,
1280 divided by 1024 और ये हो जाएगा -1280 256 नेगेटिव नेगेटिव 1216 ठीक है। अच्छा और ये आ गया 0 8064 ठीक है। अच्छा ये आंसर निकल गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ऐड करेंगे फर्म अंडर राइटिंग, क्योंकि हम लोग ग्रॉस लाइबिलिटी निकालेंगे ना, तो फर्म अंडर राइटिंग अब यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। वो तो हमें तब भी करना पड़ता अगर हम लोग वहां पर एजम्पशन दूसरा जो ले रहे थे वो भी लेते, तो भी ऐड करना पड़ता। फर्म अंडर राइटिंग हो जाएगा 2560960 और 3200। तो ये हो गया ग्रॉस या फिर नेट लाइबिलिटी इंक्लूडिंग फर्म, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। 44 ये देखो आंसर आ रहा है 10 624। अब कोई ना कोई ऑप्शन के साथ मैच होगा, अदरवाइज मैच नहीं हो रहा था। 10 624 मतलब पता चल रहा है ऑप्शन ए ही होगा, 960 और 4416 ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर आ गया ए। अब ऑप्शन दिया हुआ है, अदरवाइज हम लोग ये भी एजम्पशन लगा सकते हैं कि फर्म हम लोग लेस कर रहे हैं, मतलब हम लोग ये एजम्पशन नहीं ले रहे हैं कि फर्म अंडर राइटिंग जो है ये मार्क्ड या अनमार्क्ड में इंक्लूडेड है, इसीलिए अलग से माइनस कर रहे हैं, तो भी सही है, अप्रोच दोनों ही सही है। बट हाँ, अगर कुछ पर्टिकुलर आंसर हमारे पास एज ए ऑप्शन अवेलेबल है तो ऑप्शन के कोई ना एक ऑप्शन के साथ मैच करने के लिए तो हमें करना ही पड़ेगा। अलग अलग अप्रोचेस हम लोग देख सकते हैं, बाकी तुम लोग अगर सॉल्व करना हो तो ऑल्टरनेटिव दोनों वे से करके आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा फिर से यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, Cybertech Limited issued 1 lakh shares for public subscription and these were underwritten by ABC in the ratio of 25, 30, 45 respectively. Application were received for 80,000 shares and of these applications for 16,000 had the stamp of A, those for 20,000 stamp of B and those for 24,000 stamp of C. The remaining application did not bear any stamp, मतलब unmarked. Net liability पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अंडर राइटर है ए बी और सी। ग्रॉस लाइबिलिटी, ग्रॉस लाइबिलिटी कितना है, 1 लाख का 25% मतलब 25,000। 1 लाख का 30% 30,000। 1 लाख का 45% मतलब 45,000 ग्रॉस लाइबिलिटी। अब यहाँ से हमें लेस करना पड़ेगा। एप्लीकेशन 80,000 का आया है जिसमें से स्टैंप लगा हुआ है मतलब मार्क, मार्क्ड एप्लीकेशन है 16/20/24। मैम 4,000 4,000 12,000 444 हैं, 444 4412 4,412 है, 4412। अच्छा लेस कर देंगे अनमार्क्ड। अच्छा अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना होगा, टोटल 80,000 माइनस कर दो मार्क्ड वाला 16/20/24 मतलब 44 और 16 44 60 हो जाएगा, फिर 20,000। अच्छा ये 60,000 आ रहा है टोटल करने से, तो 20,000 अनमार्क्ड है, ठीक है। 20,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो हम लोग का कितना आ रहा है, 3 3 0 हटा दो, 5 से अगर डिवाइड करते हैं 5 6 9 ठीक है, 5 + 6 + 9 20,000/20 मतलब कितना हो जाएगा, 1,000 1,000 इंटू 5 5,000 6,000 9,000 माइनस करना पड़ेगा। तो 15 से 6,000 25 माइनस 16 माइनस 5 तो 4,000। अच्छा 30 माइनस 20 10 माइनस 6 4,000। अच्छा 45 माइनस 24 माइनस 9 12,000।
ठीक है, ये आंसर होगा। देख लेते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन होगा हमारे पास जरूर। 4412 मतलब सी, ऑप्शन सी होता है। 13 नंबर में फिर से बोल रहा है, देखो, इन NZ Limited issued 34,000 shares of 100 each at a premium of 15 each. 90% of the issue was underwritten by Messrs Broker and Company, मतलब underwriter. Applications were received for 27,200 shares and allotment was fully made. Allotment fully made मतलब जितने भी शेयर सब्सक्राइब हुए हैं अभी तक उनको सबको allotment दे दिया गया है. Net liability of the underwriter for the share. तो अभी अंडर राइटर क्या कोई लाइबिलिटी बच रहा है, अगर बच रहा है तो कितना है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो इन्होंने 90% जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ था, ठीक है, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया नहीं है। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 13, तो जो ब्रोकर है ग्रॉस लाइबिलिटी उनका कितना होगा, मतलब जो अंडर राइटर है, अंडर राइटर है क्या, जी एंड कंपनी ऐसा कुछ नाम है, नहीं, ब्रोकर एंड कंपनी। ग्रॉस लाइबिलिटी 90% ऑफ द इशू मतलब 34,000 का 90% कितना हो जाएगा, 30,600 इन्होंने अपने तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ है। एप्लीकेशंस वेर रिसिव्ड फॉर 27,200, लेकिन ये 27,200 जरूरी तो नहीं है सिर्फ जो है ब्रोकर ने ही किया है, ऐसा तो नहीं बोला है, बोला है कि टोटल एप्लीकेशंस आया है। तो इसको कैसे बांट देंगे, अब देखो जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो ग्रॉस लाइबिलिटी जो है 90% ब्रोकर का हो गया, ठीक है, तो 10% किसका होगा, कंपनी का, मतलब बेसिकली ये पार्शियल सब्सक्रिप्शन चल रहा है। तो 30,600, तो बाकी जो है वो कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी 3,400। अब यहाँ पर शेयर्स एप्लीकेशन जो है ये बता रहा है कि कितने लोगों ने अभी तक अप्लाई किया है, 27,200, तो इसमें से इन्होंने कितना बिकवाया है उसे हम लोग बोलेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन। अब इनका कैसे समझ में आएगा हमें, हम लोग प्रोपोर्शनेट कर लेंगे, जब हमें कुछ नहीं बताया मार्क्ड कितना है तो हम लोग प्रोपोर्शनेट करेंगे कि 27,200 का 90% हम लोग ये मान लेंगे प्रोपोर्शनेटली कि इन्होंने 90% ही, इसका मतलब इनका एफर्ट है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने 90% का ही सोच रखा था। 24,480, ये इतना इन्होंने सब्सक्राइब करवा दिया है, 30,600, तो इनको बेनिफिट कितना मिलेगा, 90% मिलेगा, तो 6120, जैसे अनमार्क्ड का होता है ना, हम लोग क्या करते हैं ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसी तरह से, ठीक है। अब इनका कोई फर्म अंडर राइटिंग था, इनका एक फर्म अंडर राइटिंग नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं बोला, एप्लीकेशन रिसिप्ट एंड अलॉटमेंट वाज फुल्ली मेड, नेट लाइबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर, तो नेट लाइबिलिटी जो है यही हो रहा है, तो इनको इतना शेयर जो है खुद से खरीदना पड़ेगा। पूरा बेनिफिट इनको नहीं मिलेगा, तब मिलता अगर ये 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी इनका होता है, इन्होंने 90% रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, मतलब पार्शियल अंडर राइटिंग। तो इसका मतलब 27,200 कौन बिकवाया, क्लियरली नहीं बताया कि ब्रोकर कंपनी, मतलब अंडर राइटर का मेहनत है कि कंपनी का भी। अब अगर दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों ने मेहनत किया होगा, तो जो एप्लीकेशन आए हैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो उन्होंने ग्रॉस लाइबिलिटी टेक ओवर किया था जिस रेशियो पे, उसी रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट, यानी 9:1 पे बोल सकते हो। तो इधर वाला इनकम्प्लीट भी रखोगे तो चलेगा। हमें ये पूछा गया है कि ब्रोकर का जो है नेट लाइबिलिटी कितना है, 6120, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, एक्सएम लिमिटेड इशू 25,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 15 ईच, और ये जो है ना, ये एक्चुअली थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 90% है, ठीक है। 90% ऑफ द इशू वाज अंडर रिटन बाय मेसर्स यू WB एंड कंपनी एट अ मैक्सिमम कमीशन अलाउड अंडर द कंपनीज एक्ट, जो कि 5% होता है शेयर के केस में। एप्लीकेशन वेर रिसीव फॉर 8,000 एप्लीकेशन आया है, बोल रहा है कि कमीशन कितना होगा, ठीक है। 8,000 शेयर्स, नीचे देखो ये पूछ रखा है कमीशन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये देखो कमीशन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर लिखते हैं कमीशन कितना होगा,
कमीशन तो ग्रॉस लाइबिलिटी के ऊपर मिलता है, तो कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। इन्होंने कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, 90%। तो 25,000 का 90% इनको बिकवाना पड़ेगा, नहीं बिकेगा तो खुद को खरीदना पड़ेगा। तो ये इनका ग्रॉस लाइबिलिटी जिसपे कमीशन मिलेगा, इनटू इशू प्राइस। इशू प्राइस है 15 रुपीज प्रीमियम वाला, इनटू यहाँ पर रेट ऑफ कमीशन जो कि 5% होगा अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, अप्लाइड लॉ के हिसाब से। तो 25,000 into 90% into 15 into 5%, 16,000। अच्छा ये मेरा गलत कैसे आ रहा है, गलत आ रहा है। ओ 100 है, शेयर ऑफ 100 एट ए प्रीमियम ऑफ 15, मतलब 115 होगा। 25,000 into 90%, मैंने वो 10 लिख दिया था ना, इसीलिए, मतलब 10 के बेसिस पे 15 लिख रखा था। 1,29,375। अगर मेरा नॉमिनल वैल्यू 100 है, नॉर्मली शेयर का 10 होता है, या 100 दिया है, जो क्वेश्चन देगा वो तो मानना ही पड़ेगा। तो ये हम लोग का क्या है, ये है इशू प्राइस, ये क्या है, ये रेट है, रेट ऑफ कमीशन, और ये क्या है, ग्रॉस लाइबिलिटी। अच्छा चेक कर लेते हैं, आंसर है हम लोग का 1,29,375, यानी कि ऑप्शन बी। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी 15। Question number 15. LG Limited issued 10,000 shares of 100 each at a premium of 15 per share. 90% of the issue was underwritten by Messrs X and Company at a commission of, ये हो जाएगा, ये 1% है on the nominal value शायद। अच्छा हम देख लेते हैं 1 है कि 10 है, चेक कर लेंगे। अच्छा फिर यहाँ पर बोल रहा है एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 8,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज फुल्ली मेड, ऑल मनी वाज रिसीव्ड इन वन इंस्टॉलमेंट, द नेट अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द अंडरराइटर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो हमें बोल रहा है कि नेट अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द अंडरराइटर, कंपनी अंडरराइटर से कितना पैसा लेगी जब शेयर का अलॉटमेंट देगी। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनका ग्रॉस लाइबिलिटी से नेट लाइबिलिटी कितना बनता है। ग्रॉस लाइबिलिटी, अच्छा ग्रॉस लाइबिलिटी देखते हैं, 10,000 शेयर्स 90%, 10,000 का 90% यानी 9,000, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से लेस करेंगे मार्क्ड, मार्क्ड एप्लीकेशन। तो मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, यहाँ पर एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 8,000 शेयर्स एंड अलॉट 8,000। अब 8,000 को प्रोपोर्शनेट करेंगे, जब हमें कुछ बोला नहीं है, टोटल 8,000 का एप्लीकेशन आया हुआ है, तो इस पे भी हम लोग 90% अप्लाई करेंगे, तो 7,200 ये इनका जो है लाइबिलिटी में हम लोग यहाँ पर रिड्यूस करवा देंगे। तो यहाँ पर हो गया 1,800, ये बन गया नेट लाइबिलिटी। कुछ फर्म वाला यहाँ पर कंडीशन तो दिया नहीं था, नेट लाइबिलिटी। अच्छा अब हमें यहाँ पर चेक करना है अमाउंट रिसीवेबल। तो क्योंकि उनको 1,800 खुद को खरीदना पड़ेगा, तो वो कंपनी को इतने सारे शेयर्स खरीद के उसका पैसा देना पड़ेगा उनको। 1,800 इंटू कितना हो जाएगा, 115, क्योंकि 115 करके है, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट कंपनी कितने से करेगा, 115 से ही करेगा, शेयर का जो प्राइस है उसी के हिसाब से। तो यहाँ पर देखो 1,800 इंटू 115, तो 2,07,000, ठीक है। कंपनी को ये रिसीवेबल होगा, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मेसर्स एक्स एंड कंपनी, ठीक है। और कमीशन पेबल, तो कंपनी ये सब कैलकुलेट कर रही है कि मुझे इनसे कितना मिलेगा और मुझे इनको कमीशन कितना देना है, तो इनका ग्रॉस लाइबिलिटी के ऊपर कमीशन मिलेगा, इनटू इशू प्राइस इनटू कमीशन का रेट। अब रेट ऑफ कमीशन कितना बोल रखा है, रेट ऑफ कमीशन हमें यहाँ पर 1%, ये ना 1% है,
ठीक है, 1% बोला है, तो 1% और 5% विच एवर इज लोअर, तो लॉ तो बोल रहा है 5%, कंपनी ने 1% बोला है, अंडर राइटर एग्री हुआ होगा तभी ना आगे काम किया है उसने, तो 9000 इंटू 115 डिवाइडेड बाई 100, 1% का मतलब, तो 10,350 रुपीज जो है कमीशन पेबल हो जाएगा। ठीक है, 9000 इंटू 115 इंटू 100, 1%, तो ये आ गया माइनस 2,07,000, 1,96,650। ठीक है, ये होना चाहिए। 1,00,000, मेरे साथ तो आंसर मैच नहीं हुआ, 1,96,650। ম্যাম এটা তো নমিনাল ভ্যালুর উপর বলেছে কমিশনটা। আচ্ছা, দাঁড়াও, কোশ্চেনটাই কোথায় চলে গেল? All money was received in one installment, applications were received 1% और नॉमिनल वैल्यू। अच्छा हाँ, तब हमें इशू प्राइस नहीं लगाना है, लॉ तो इशू प्राइस बोलता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन अगर नॉमिनल 1,98,000 है 1,98,000 হবে। अच्छा ये वाला, इसीलिए गलत हो गया, हाँ ठीक हुआ है 1,98,000, तो ये हो जाएगा 9,000 आई थिंक। 1,98,000। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन जो बोलेगा वो भी हमें ध्यान में रखना है, नहीं तो लॉ के हिसाब से चलेंगे और क्वेश्चन नहीं बोल रहा है लॉ के हिसाब से तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, 1,98,000 यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, 16 नंबर में क्या बोला है देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है जेड लिमिटेड एंटर्ड इनटू एन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट विद बी लिमिटेड फॉर द कमीशन ऑफ 2.5% फॉर 60% ऑफ द इशू ऑफ 35 लाख 15% डिवेंचर विद ए फर्म अंडरराइटिंग ऑफ 3 लाख 50, सब रुपीज में दिया है, मार्क्ड एप्लीकेशन 24 लाख 50, कैलकुलेट द कमीशन पेबल टू द अंडरराइटर, हमें कमीशन बताना है, तो कमीशन कैलकुलेट करो। कमीशन वैसे ही होगा ग्रॉस लाइबिलिटी, तो ग्रॉस लाइबिलिटी कितना है, कमीशन 2.5% फॉर 60% ऑफ द इशू ऑफ 35 लाख, तो 35 लाख का रुपीज में है इनटू 60%, मतलब इशू प्राइस और मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि वो इशू प्राइस मल्टीप्लाइड ही होगा तभी तो रुपीज में आया है, और यहाँ पर परसेंटेज 2.5%, तो जितना आएगा उतना ही, 35 इंटू 60% इंटू 2.5%, 52,500। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है 52,500। हाँ, ऑप्शन बी सही हुआ है, 52,500। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, देखो इसमें क्या बोला है। X Limited entered into an underwriting agreement with Y Limited for the commission of 2.5% for 60% of the issue of 50 lakh rupees में दिया है, 15% डिवेंचर with a firm underwriting 5 lakh, marked application 35 lakh, net liability of the underwriter, हमें net liability कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, देखो net liability। अच्छा, ये कैसे होगा, पहले यहाँ ग्रॉस लिखते हैं। ग्रॉस लाइबिलिटी कितना है अंडर राइटर का, 60% 50 लाख का, ये रुपीज में है, मतलब 30 लाख रुपीज में आ रहा है। ठीक है, ग्रॉस लाइबिलिटी अमाउंट में आ रहा है क्योंकि हमें अमाउंट में क्वेश्चन दे रखा है। मार्क्ड एप्लीकेशन दे रखा है क्वेश्चन में, मार्क्ड एप्लीकेशन 5 लाख, नहीं, डिवेंचर विद फर्म अंडर राइटिंग 5 लाख, मार्क्ड एप्लीकेशन 35 लाख, मार्क्ड एप्लीकेशन 35 लाख हम लेस कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर 5 लाख आ गया नेगेटिव में। ठीक है, 5 लाख हम लोगों का
नेगेटिव में आ रहा है। अच्छा, अब बोल रहा है कि यहाँ पर एप्लीकेशन मार्क्ड एप्लीकेशन में 35 लाख ऑफ डिवेंचर। अब यहाँ पर सेम क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये 35 लाख में 5 लाख इंक्लूडेड है कि नहीं है, तो वो हमारे आंसर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम मान लेते हैं कि इसमें जो है इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, अगर 35 लाख उसने बिकवाया है और इसमें फर्म अंडर राइटिंग इंक्लूडेड है, अगर ऐसा मान लेते हैं, तो फिर लाइबिलिटी तो हम लोगों का कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, लाइबिलिटी, क्योंकि यहाँ 30 और ये 35 लाख हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग ये मान लेते कि 30 लाख जो है ये मार्क्ड एप्लीकेशन में इसमें फर्म अंडर राइटिंग इंक्लूडेड है, इन दैट केस यहाँ पर हम लोग का एक्सक्लूड करने से 30 लाख पब्लिक को बिकवा दिया और 5 लाख जो है खुद खरीद लिया, जो कि अलग से बोल रखा था, यानी नेट लाइबिलिटी जो है 0 आ जाएगा। अभी देखते हैं ऑप्शन कैसा हमें दे रखा है, तो नेट लाइबिलिटी सिर्फ 5 लाख का आएगा फर्म अंडर राइटिंग जो है। तो यहाँ पर आंसर है 6 लाख, 5 लाख, 8 लाख, ठीक है, तो हमें उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो इसका मतलब इसमें जो है यहाँ पर लिखते हैं, ये देखो फर्म अंडर राइटिंग, फर्म अंडर राइटिंग कितना है 5 लाख, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, तो ये 0 होगा तभी ना टोटल लाइबिलिटी जो है वो 5 लाख आएगा, तो उसके लिए ये 0 आना चाहिए। अब ये 0 कैसे आएगा, हम लोग को ये मानना पड़ेगा, इसका मतलब कि ये 35 लाख में फर्म अंडर राइटिंग इंक्लूडेड है, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ मार्क्ड एप्लीकेशन निकालेंगे एक्सक्लूडिंग ऑफ फर्म अंडर राइटिंग, ठीक है। तो फर्म अंडर राइटिंग के अलावा इन्होंने जो ब्रोकर है इन्होंने 30 लाख का शेयर बिकवा दिया है पब्लिक को, मतलब जो लाइबिलिटी लिया था वो बिकवा दिया, ऊपर से 5 लाख और भी खरीद लिया है, तो इनका नेट लाइबिलिटी अभी सिर्फ 5 लाख ही बन रहा है, जो खरीदने का इनका प्रॉमिस था, ठीक है। तो ये आंसर के हिसाब से मैंने दिखा दिया, बाकी किसी तरह से आंसर हमारा मैच नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग का कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग ये अजम्पशन लेते हैं, सपोज ये रहा ग्रॉस लाइबिलिटी 30 लाख, ठीक है, हम लोग यहाँ पर ये अजम्पशन लेते हैं कि मार्क्ड एप्लीकेशन जो है उसमें फर्म अंडर राइटिंग इंक्लूडेड नहीं है, अलग है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि इन्होंने 5 लाख ज्यादा बिकवा दिया, ठीक है, तो इसका बेनिफिट जो है बाकी 40% जो काम करे उनको मिल जाएगा, यानी कंपनी को, और इनको अपना फर्म अंडर राइटिंग तो खरीदना ही पड़ेगा, फर्म अंडर राइटिंग 5 लाख, तो भी उस केस में आंसर हमारा 5 लाख ही आने वाला है। अगर हम लोग ये 35, ये नेगेटिव लाइबिलिटी आता है, अब नेगेटिव लाइबिलिटी का बेनिफिट किसको जाएगा, बाकी इन्होंने तो 60% रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, बाकी 40% किसने लिया होगा, किसी का नाम नहीं है तो कंपनी ने, तो कंपनी को चला जाएगा इसका बेनिफिट, तो इसका मतलब इनको इनका लाइबिलिटी कितना बनेगा, उस केस में भी इनका लाइबिलिटी इन्होंने जितना खरीदने का प्रॉमिस किया है 5 लाख का ही बनेगा, तो दोनों केस में आंसर हमारा यहाँ पर सेम होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, एमएमडब्ल्यू लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 47,000 है ये, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 47,000 होगा। 10% मॉर्गेज डिवेंचर ऑफ 100 each at par. The whole of the issue was underwritten by Y and Company 39,950. Debenture were applied for and allotted to the public. Net liability of the underwriter to take number of debenture. अंडरराइटर को कितना डिवेंचर लेना पड़ेगा, तो 47,000 का इशू किया गया था, 10% डिवेंचर 100 ईच वाला, होल ऑफ द इशू वाज अंडर रिटन, सारे अंडर रिटन इन्होंने ही करवाने का बात किया था और इन्होंने 39,950 अभी तक करवा लिया है, तो बचता है कितना 3050, ठीक है, मेरा माइनस गलत हुआ क्या, 47,000 39, ओ सॉरी 39 है, हम क्या लिखे हैं 39,950, मतलब और भी 5,000 लेस करेंगे, 8050, आंसर नहीं मैच हो रहा है, 47,000, 7050 ও আচ্ছা হ্যাঁ কিছু তো একটা ভুল হচ্ছে, হ্যাঁ 7050 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इनका ये आसान है, तुम लोग कर लो कॉपी में, मैंने यहाँ पर ही दिखा दिया, लाइबिलिटी पूछा था तो पूरा इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी था, तो इन्होंने 39,950 बिकवाया, तो अभी नेट लाइबिलिटी 7050 का रहेगा, ये देखो 7050, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब 19,
19 नंबर में क्या बोला है, बीगी लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 10,000 10% मॉर्गेज डिवेंचर 100 इच एट 96, ठीक है। तो डिवेंचर का प्राइस जैसे 100 होता है वो है, और इन्होंने यहाँ पर 96 मतलब डिस्काउंट में इशू किया है। द होल ऑफ द इशू वाज अंडर रिटन बाय स्मार्ट बुल्स, ठीक है, पूरा अंडर राइट जो है इन्होंने करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। 8,500 वेर अप्लाइड फॉर एंड एलोटेड टू द public. The underwriters discharged their liability and were paid commission at the rate of 2% on the nominal value of the debenture. Which of the following statement is correct? कौन सा statement correct है? तो पहले हमें यहाँ कैलकुलेशन कर लेना चाहिए कि क्या क्या आंसर हमें इससे मिलता है, तो हमें पता चल जाएगा कि स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट होगा। पहले यहाँ पर देख लेते हैं, बोल रहा है कि ग्रॉस लाइबिलिटी यहाँ पर लिखे हम, ये रहा ग्रॉस लाइबिलिटी लिखते हैं, ये रहा 10,000, ठीक है। अच्छा, इसमें से पब्लिक ने अप्लाई किया है 8,500, ये बोला था, ठीक है। 8,500 बिक जाएगा तो लाइबिलिटी कम हो गया कितना, 1,500, ठीक है। तो ये क्या बच रहा है, नेट लाइबिलिटी अंडर राइटर का, ठीक है। अच्छा, अब रिसीवेबल अमाउंट कितना है, 1,500 इनको खरीदना पड़ेगा, और एक एक डिवेंचर का वैल्यू है 96, तो इनको कंपनी को देना पड़ेगा 1,500 इंटू 96 यानी 1,44,000, ठीक है। और कंपनी इनको कमीशन देगी कितना, कमीशन कितना देगी, जितना भी शेयर बिकवाना है, कमीशन यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं 10,000 इंटू कमीशन मिलेगा 2% ऑन द नॉमिनल वैल्यू, 2% नॉमिनल वैल्यू कितना है 100, तो 10,000 इंटू 100 इंटू 2%, तो ये आएगा 20,000, ठीक है, 20,000। तो 1,44,000 इनको कंपनी को देना है, कंपनी इनको 20,000 देगी, तो नेट जो है कंपनी को इन्हें पे करना है, नेट पेड, नेट कंपनी रिसिप्ट, क्योंकि कंपनी की तरफ से हम लोग सोचते हैं, तो कंपनी को कितना रिसीव होगा, 20,000 कम, तो 1,42,000 कंपनी को रिसीव होगा। 42 या 24 होगा, 24, 1,24,000, 1,44,000 से 20,000 लेस। अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या क्या बना रखा है इन्होंने। यहाँ पर बोल रहा है नेट अमाउंट टू रिसीवेबल फ्रॉम अंडर राइटर 1,22,000 नहीं 1,24,000, ऑप्शन सी होना चाहिए, नेट अमाउंट टू बी रिसीवेबल फ्रॉम द अंडर राइटर 1,24,000, ठीक है, नेट अमाउंट इतना रिसीव होगा। तो ये सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर ही करके दिखा दिया, तुम लोग लिख लो कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 20, अब्रोल लिमिटेड ऑफर टू द पब्लिक, यहाँ पर ये जो है ना अमाउंट, ये है हम लोग का 5,000 है शायद, 9% मॉर्गेज डिवेंचर ऑफ 100 इज एट 105 एंड 80% ऑफ द इशू वाज अंडर रिटन बाय स्मार्ट बुल्स फॉर कमीशन 2.5%, एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक 4,000 डिवेंचर व्हिच वेर अलॉटेड, द बैलेंस शीट विल टैली एट। अच्छा, अब ये सारे ट्रांजैक्शन के बाद हमें बोला है बैलेंस शीट जब बनेगा तो ये कितने से टैली होगा, ये करके दिखाने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम बता देते हैं, ठीक है, यही लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, यहाँ दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है, देखो पहले यहाँ पर बोल रहा है कि इन्होंने ऑफर किया है पब्लिक को 9% मॉर्गेज डिवेंचर 100 इच एट 105 एंड 80% ऑफ द इशू वाज अंडर रिटन बाय, अच्छा ये 5,000 है, ठीक है, 5,000 का 80%, ये थोड़ा मिस प्रिंट है, 8% जो है अंडर राइटर ने 80% अंडर राइटर ने जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, यानी 4,000 का रेस्पॉन्सिबिलिटी अंडर राइटर ने लिया है, ठीक है। तो उन 4,000 का पैसा कैसे रिसीव होगा, ये देखो यहाँ पर लिखते हैं, डिवेंचर इशू हो रहा है तो बैंक टू 9% डिवेंचर मतलब मॉर्गेज डिवेंचर, ठीक है, तो 4,000 इंटू 105 इतना पैसा मिलेगा, और 5 जो है प्रीमियम है, 4,20,000, ठीक है। अच्छा, डिवेंचर का कितना दिखेगा, 4,000 इंटू 100 मतलब 4 लाख कितना दिखेगा, 4,000 नहीं, एक सेकेंड, 80% ऑफ द इशू वॉज अंडर रिटन बाई, ये 5,000 है, 5,000 का 80%, ठीक है। अच्छा, ये देखो ये 5,000 का 80% होगा, तो 5,000 का 80% कितना हो जाएगा, 4,000, ठीक है 4,000
और 80%, तो 20% कितना हो जाएगा? 1000। नहीं, तब ये कितना दे रखा है, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। 2.5% कमीशन, ये सब तो ठीक है हमारा। 4000 और इधर अगर ये 5000 होता है, 5000 का 80%, 4000 ही होगा। एट्टी परसेंट ऑफ द इशू वॉज अंडर रिटेन बाई स्मार्ट बुल फॉर कमीशन ऑफ 2.5%। अच्छा, पब्लिक, अच्छा यहाँ पर बोला एप्लीकेशन वे रिसीव फ्रॉम द पब्लिक। अच्छा, पब्लिक से 4000 का एप्लीकेशन आया है, तो 4000, हाँ ठीक ही हो रहा है। 4000 हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। अच्छा, और बाकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने लिया है, जो कि स्मार्ट बुल जो है, उन्होंने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी कितना आ रहा है, फिर यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 5000 पे 80%, यानी 4000 इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है। 80% ऑफ द इशू वाज अंडर रिटन बाई, तो 4000 का 80% का बेनिफिट इन्हें मिलेगा जो पब्लिक ने अप्लाई किया है 3200। तो इसका मतलब इनका नेट लाइबिलिटी 800 हुआ। बात को समझो, यहाँ पर इनका ग्रॉस लाइबिलिटी कितना था? ग्रॉस लाइबिलिटी था ये 5000 है, ठीक है। 5000 का 80%, अब पब्लिक ने टोटल 4000 अप्लाई किया है, तो उसमें से इनको बेनिफिट दिया जाएगा 3200 का, क्योंकि हमें अलग से कुछ नहीं बोला है। तो इनका नेट लाइबिलिटी आ रहा है 800, मतलब इनको 800 डिवेंचर कंपनी से खरीदना पड़ेगा। तो कंपनी जब एंट्री कर रही है, वो कैसे करेगी? कंपनी को पब्लिक से मिलेगा 4,20,000, और स्मार्ट बुल मतलब जो ये कंपनी है, ब्रोकर कंपनी, इनको खरीदना पड़ेगा 800 शेयर्स, ठीक है। और इनसे 105 करके इन्हें मिल जाएगा 84,000। चेक करके देख लो, 800 इंटू 105, 84,000 होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर डिवेंचर हम लोग कितना रिकॉर्ड करेंगे? 4000 और 800, टोटल 4800। यहाँ पर 4800 इंटू 100 रुपीज, ठीक है, डिवेंचर का पर वैल्यू। क्योंकि इशू ऑफ डिवेंचर हम लोग कर चुके हैं, तो आई होप कि तुम लोग को ये एंट्री समझ में आना चाहिए, ठीक है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा? 4800 इंटू 5, तो ये वैल्यू हो जाएगा 24,000, ठीक है। तो पहले अंडर राइटर का लाइबिलिटी निकाल लो, जितना शेयर अंडर राइटर को खरीदना है, तो कंपनी तो उसे उसके नाम से डेबिट कर देगी, और जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है उसको यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा? डेबिट। तो ऐसा मतलब नहीं है कि 4000 का दो बार कर रहे हैं। 4000 यहाँ पर दो अलग अलग 4000 आ रहा है। एक तो ग्रॉस लाइबिलिटी भी हमारा 4000 आ रहा है, जो हमारे क्या बोलते हैं उसे, कमीशन एजेंट है उनका, ठीक है। ये देखो 80%। अब इन्होंने कितना बिकवा दिए वो कैसे पता चलेगा? टोटल तो 4000 एप्लीकेशन जमा हो गए, इसमें से इनको 80% का बेनिफिट दे देंगे 3200, तो इनको 800 खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो 800 इनको खरीदना पड़ेगा, और टोटल 4000 रुपए जो है वो 4000 एप्लीकेशन का पैसा पब्लिक से मिल जाएगा, और 800 इनसे मिल जाएगा। ये एंट्री हो गया। इसके बाद अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर करेंगे मेसर्स स्मार्ट बुल, ठीक है। इनको कितना कमीशन देना पड़ेगा? तो कमीशन कितना बनेगा? इन कमीशन हो जाएगा, इन्होंने जितना भी लाइबिलिटी ले रखा है, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है, 4000 इंटू कमीशन है 2.5% इंटू 100, ठीक है। 2.5, 105 होगा, क्योंकि इशू प्राइस पे होगा। जब तक ना हमें ये बता दे कि नॉमिनल वैल्यू पे, तब तक हम लोग 105 पे ही अप्लाई करेंगे। तो 4000 इंटू 105, रूल्स तो वही है, इशू प्राइस पे लगना चाहिए। अब क्वेश्चन कुछ एक्सेप्शन बताता है, बात अलग है। 10,500, ठीक है। ये 10,500 का कमीशन इनको हमें देना है। अब नेट एंट्री क्या होगा? स्मार्ट बुल से कंपनी को 84 मिलेगा, और स्मार्ट बुल को कंपनी से 10,500 मिलेगा, और कंपनी को 84,000। नेट कर लो तो कंपनी को ही मिलने वाला है 73,500। तो कंपनी एंट्री डालेगी बैंक टू स्मार्ट बुल। नेट कर लिया डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप से, तो 73,500, ठीक है। अच्छा, अब ये अंडर राइटिंग कमीशन पीएल में चला जाएगा, पीएल टू कमीशन, ठीक है। 10,000 कमीशन जो है ये पूरा का पूरा पीएल में जाएगा, 10,500, ठीक है। अब हमें बोला है कि अगर बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है, ये तो मैंने बना के दिखा दिया। अगर बैलेंस शीट बनेगा
तो हमारा बैलेंस शीट कितने से टोटल होके टैली होगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा बैलेंस शीट बना के दिखा दे, तुम लोग अपने कॉपी में कर लो। हम टी शेप में दिखा रहे, वैसे कंपनी का टी शेप में होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग शेयर होल्डर तो हमें कुछ पता नहीं है, सिक्योरिटीज प्रीमियम एक आया है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आया है चेक करो। सिक्योरिटीज प्रीमियम ये रहा 24,000। हाँ 24,000। तो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख लेते 24,000। सबको ही तुम लोग जो है कंपनी अकाउंट्स किए हो, क्योंकि मैंने इशू ऑफ शेयर्स करवाया है तो वहां पर मैंने फॉर्मेट बताया। अभी जस्ट एक बार टी शेप में हम कर देते। सिक्योरिटीज प्रीमियम पीएल में आ जाएगा। पीएल हमारा नेगेटिव दिखेगा, खर्चा है 10,500 कमीशन का, तो नेगेटिव दिखेगा पीएल का। हमें प्रीवियस बैलेंस तो पता नहीं कि हम लोग इसे लेस करके दिखा दे, ठीक है। और डिवेंचर इशू हुआ है तो 9% डिवेंचर यहाँ पर दिखेगा। डिवेंचर इशू कर कितना डिवेंचर इशू हुआ है, टोटल डिवेंचर इशू हुआ है हम लोग का 5,000 और यहाँ पर ये टोटल कर लो ना, डिवेंचर पता चल जाएगा। 4,80,000। 4,80,000, हाँ ये देखो 4,80,000 हो गया। अच्छा, अब एसेट साइड में, और मुझे तो लाइबिलिटी साइड कुछ नहीं दिख रहा है। एसेट साइड में बैंक दिखा देंगे कि कंपनी के पास कितना पैसा आया है, तो दो बार बैंक ऐड होगा। एक ये देखो 4,20,000 और 73,500, 4,20,000, 4,93,500, ठीक है। इधर टोटल करते हैं 4,80,000 माइनस 10,500 प्लस 24,000, 4,93,500, ठीक है। तो अगर बैलेंस शीट बनेगा तो उसका टोटल कुछ इतना होना चाहिए। ये रहा ऑप्शन बी 4,93,500, ठीक है। ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट में करवा दिया, लेकिन तुम लोग अपने कॉपी में जरूर लिखो, जब कभी भी प्रैक्टिस करोगे तो उससे हेल्प होगा। 4,93,500, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने ये वाला करवा दिया। और ये देखो इस तरह से होना चाहिए, पता है तुम लोग को टी शेप में कंपनी अकाउंट्स का नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसे होगा, ठीक है। फिर अंडर राइटर हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं।